हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। लास्ट क्लास में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज फिर से हम इस वीडियो में भी कंटिन्यू करते हैं वो क्वेश्चंस जो लास्ट हमारे दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में आए हैं CSIR नेट के। ओके, तो वहां पे 2 क्वेश्चन किए थे। आज फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये सब आए हुए थे लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। 19F NMR, यहाँ फ्लोरीन की बात हो रही है कि वो NMR स्पेक्ट्रम ऑफ XeF5 माइनस आयन शोज। इसमें जो ये वाला हमारा एक मॉलिक्यूल है, ये आयन है, इसमें जो ये फ्लोरीन है, तो मेनली उसके बताना है कि उसका NMR स्पेक्ट्रम किस तरह का आएगा, किस तरह की पीक्स वहां पर मिलेंगी, क्या चीज वहां पर होगी। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें करेक्ट बताना है। क्या डबलेट आएगा, ट्रिपलेट आएगा, सिंगलेट आएगा, क्वार्टेट, क्विंटेट, क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर एक वर्ड है सैटेलाइट पीक्स। ये कौन सी पीक्स होती हैं सैटेलाइट पीक्स, उसकी भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं XeF5 माइनस आयन होता क्या है, इसकी एक स्ट्रक्चर हम फाइंड करते हैं पहले। जेनॉन, अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर पहले निकाल लें या फिर स्टेरिक नंबर जैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होता है 1/2 जेनॉन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन F5 5 प्लस एक आयन है तो प्लस कर देंगे 1, कितना हो गया टोटल 14 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7। जब स्टेरिक नंबर 7 होता है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 7 होता है, तो हमारी कौन सी ज्योमेट्री आती है, पेंटागनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये ज्योमेट्री आती है। तो पेंटागनल बाइपिरामिडल कैसे बनती है, अगर हम इसको बनाएं कुछ इस टाइप से होती है ना, एक फ्लोरीन यहाँ, ये 5 फ्लोरीन यहाँ पर लग जाएंगे, इस टाइप से ये हमारी एक स्ट्रक्चर होती है। ये पेंटागनल एक बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 लोन पेयर्स भी हैं। ठीक है, अभी 2 लोन पेयर्स 5 तो बॉन्ड बन चुके हैं, 6 7 8 9 क्योंकि एक्स्ट्रा एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर्स भी होंगे। लेकिन अगर हम शेप फाइंड करते हैं तो लोन पेयर्स की जरूरत नहीं होती, वहां पर लोन पेयर्स को काउंट नहीं करते। तो हमें सिर्फ इसकी शेप से मतलब है कि कैसे शेप होगी, क्योंकि 2 लोन पेयर्स हैं तो वैसे भी इसमें डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि एक प्लैनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सारे के सारे जो जेनॉन है, फ्लोरीन है, ये एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में इस तरीके से ये लगे हुए हैं। तो अगर ये एक ही प्लेन में है और ये स्ट्रक्चर हमारी जो है प्लैनर है, दैट मीन्स ये जो सारे फ्लोरीन है वो इक्विवेलेंट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सारे के सारे फ्लोरीन्स हैं वो इक्विवेलेंट फ्लोरीन है। और जब कोई चीज इक्विवेलेंट है तो वो हमारी एक सिंगल पीक देगी। ठीक है, वहां से हमें एक सिंगलेट पीक मिलेगी। दूसरी चीज देखो, यहाँ पर दिया हुआ है हमें इसकी जो स्पिन है 1/2 इन केस जब 26.5% एबंडेंस है। 26.5% एबंडेंस है, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये कम है वो 26.5। अगर हम बात करते इसके 100 में से इसको निकालें हम, तो ये आएगा 73.5। अगर हम इसकी ज्यादा वाली वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारी क्या आती है, हाँ ठीक है 73.5%। ओके, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये वाली जो अगर अबंडेंस ज्यादा होगी तो इसमें जो स्पिन होगी, ये तो स्पिन हमारी क्या है, स्पिन एक्टिव हो गई। लेकिन इनएक्टिव के केस में क्या होगा, ये जो स्पिन है ये तो एक्टिव न्यूक्लियाई है। अगर हम इनएक्टिव न्यूक्लियाई की बात करें तो उसकी अबंडेंस ज्यादा है इस वाले से, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है। तो अगर हम यहाँ पर 2Ni+1 इस फॉर्मूले से जैसे हम पीक्स फाइंड करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर इसमें 0 पुट करते हैं तो ये 1 आता है। 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक सिंगलेट पीक मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हमारी तब है जब हम इसके इनएक्टिव वाले न्यूक्लियाई को ले रहे हैं। ठीक है, यानी एक पीक तो यहाँ पर सिंगलेट आएगी। दूसरी चीज, यहाँ पर अबंडेंस कम होने की वजह से क्या होगा, देखो अगर हम इसमें भी 1/2 फाइंड आउट करके देखें तो ये आएगा 2, ये 2 आएंगी, यानी कि यहाँ पर 2 पीक्स और आएंगी। एक तो पीक सिंगलेट है ही, एक पीक और आएगी दूसरी, लेकिन वो वाली जो पीक होगी ना वो कम इंटेंसिटी की होगी, उसकी इतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी, जस्ट बिकॉज ये अबंडेंस जो है वो लो है। राइट, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पर आई की बात हो रही है, न्यूक्लियाई जो इसकी स्पिन है एक तो है 1/2, दूसरे जो हमारे इनएक्टिव वाले न्यूक्लियाई हैं उनकी स्पिन होती है 0। तो इनएक्टिव वाले केस की जो अबंडेंस है वो ज्यादा है,
इसका मतलब हम जो ज्यादा वाली अबुंडेंस है उसकी पीक को मानेंगे ना, तो उसकी पीक हमारी आई है एक सिंगलेट पीक। बाकी के जो ये हमारी लो अबुंडेंस वाली चीज है इसके केस में पीक आ रही है 2, लेकिन ये जो 2 पीक हैं ये कम इंटेंसिटी की होंगी। और जो ये कम इंटेंसिटी की, जब लो अबुंडेंस के केस में हम पीक्स फाइंड करते हैं और वो कम इंटेंसिटी की होती हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं सैटेलाइट पीक्स। ठीक है, तो हम इन सैटेलाइट पीक्स को काउंट नहीं करते हैं एज अ मेन पीक। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, सिंगलेट वाला, ए सिंगलेट विद सैटेलाइट पीक्स। हाँ, सैटेलाइट पीक्स तो हैं, छोटे वाली ये जो पीक्स हैं कम इंटेंसिटी की हैं, लेकिन मेनली जो आ रही है वो सिंगलेट पीक आएगी। ठीक है, क्योंकि सारे फ्लोरीन इक्विवेलेंट थे, इस वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ है। बाकी अगर हम यहाँ पर डबलेट निकाल देते तो डबलेट तो ये खुद ही सैटेलाइट पीक्स हैं, अगर डबलेट की बात हो रही है। ट्रिपलेट, क्वार्टेट ये अलग अलग कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगलेट पीक है और बाकी की जो 2 हैं ये सैटेलाइट पीक्स हैं। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजन इस चीज में है कि ये जो अबुंडेंस दी होती है ना, इस पे ध्यान रखना होता है। लो अबुंडेंस के केस में जो पीक आती है वो सैटेलाइट पीक्स होती हैं, लो इंटेंसिटी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन था और सिर्फ कंफ्यूजन इतना सा ही था कि यहाँ पर अगर आप आई की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो 2 आएगा, तो आप इसमें डबलेट वाले केस को ही टिक करके आते, लेकिन ऐसा नहीं होगा अबुंडेंस की वजह से। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल विच इज एन एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। सबसे पहला यहाँ पर हिंट ध्यान से देखो, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की बात हो रही है, तो यहाँ पर जितनी भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एनर्जीज आएंगी वो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की आएंगी। ठीक है, उसके लिए हमें वाइब्रेशनल वेव नंबर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन। ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो भी हमें दी गई है। मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू ऑब्जर्व्ड फॉर थर्ड ओवरटोन इज, आपको यहाँ पर थर्ड ओवरटोन की वैल्यू को बताना है। यहाँ पर भी है सेम। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एनर्जी का। अगर मैं बात करूं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो उस केस में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, V प्लस 1/2 h न्यू, इस टाइप से होती है। V जहां पर क्या है, हमारे वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, h न्यू फ्रीक्वेंसी है हमारी न्यू, और ये है हमारा E। ठीक है, अगर हमें V इक्वल टू 0 to 1 निकालना होता है, या 0 to 2, 3, 1 to 2, कुछ भी अगर हमें निकालना है, तो उसका एक एनर्जी गैप होता है। उसके लिए हम एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा E हमारा होता है वो, अगर हम यहाँ पर V01 मान रहे हैं, मान लो कि 1/2 h न्यू, हमने इसको मान लिया कि यहाँ पर V पहले 0 to 1 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये 1 प्लस ये है माइनस, फिर नेक्स्ट में 0 प्लस 1/2 h न्यू है, तो यहाँ से आएगा 3/2 h न्यू माइनस 1/2 h न्यू, दैट इज 3/2 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल h न्यू। तो अगर आप किसी भी केस में, चाहे वो 1 to 2 आप निकाल रहे हो, चाहे 2 to 3 निकाल रहे हो, 3 to 4, जब भी आप इस तरीके से निकालोगे तो आपका आंसर यही आने वाला है। इसी वजह से हमारे सिंपल हार्मोनिक के केस में क्या होता है, सारे लेवल्स जो होते हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं, उनमें जो एनर्जी गैप होता है वो सेम होता है। ठीक है, सारे वाइब्रेशनल लेवल्स जो है हमारे वो सेम गैप पे होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर एनर्जी होती है इसकी। तो ये वाली जो एनर्जी होती है ना, ये हमारी वाइब्रेशनल, हमारी जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है वो होती है। ठीक है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, वो ये वाली वैल्यू होती है न्यू ऑब्जर्व। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा ई जो है वो डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल है न्यू ऑब्जर्व के। तो अगर हम इसको एनर्जी गैप बोल लें या फिर उसको फ्रीक्वेंसी बोल लें, एक ही बात है। अब देखो एनहार्मोनिक के केस में क्या होता है, जो यहाँ पर एनर्जी होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, V प्लस 1/2 ओमेगा ई बार माइनस V प्लस 1/2 होल स्क्वायर ओमेगा ई बार XE, ये होता है। यहाँ पर ये जो ओमेगा ई बार है ना, ये हमारा यही वाली वैल्यू है जो ये वाइब्रेशनल वेव नंबर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी जगह ये भी ले लेंगे तो भी ये सही है। ठीक है,
इसमें सिर्फ ओमेगा और न्यू, ये इनमें से आप कोई भी चीज ले सकते हो। शायद ये जब क्लास में कराया था ये पूरा हार्मोनिक एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में, तो मैंने यहाँ ओमेगा ही लिया था, तो इसीलिए वही लर्न है। बाकी ये ऑब्जर्व जो वैल्यू होती है वो न्यू ऑब्जर्व और ये वाली न्यू ई ये होती है। ठीक है, मैंने इसकी पूरी वीडियोस स्पेक्ट्रोस्कोपी की ऑलरेडी कराई हुई है, आप चैनल पे देखना, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं लिंक, वहां से चेक कर लेना। सारे के सारे जो भी हमारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होते हैं उसके केस में ये एनर्जी कैसे फाइंड आउट की हमने, ये वाली चीज कहाँ से आई, ये सब उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सी क्या होता है, एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये लो वैल्यू होती है बहुत। अगर ये लो वैल्यू होती है तो ये वाली चीज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में अगर हम वी की वैल्यू देखें तो ये वाली आती है। अब यहाँ पर एक बात और देखो कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये वाली वैल्यू, इसमें से ये वाली टर्म माइनस हो रही है, और जब हमारी एनर्जी में से कुछ टर्म माइनस हो रही होगी, दैट मीन्स यहाँ पर जो गैप होगा ना, एनर्जी गैप जो पहले ज्यादा था अब वो कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसके केस में तो बीच में एनर्जी गैप सेम है, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे लेवल्स बढ़ेंगे एनर्जी गैप कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये 0 लेवल, ये 1 2 3, तो इस तरीके से गैप जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यूज जो है वो माइनस करी जा रही है। ठीक है, माइनस करनी पड़ रही है, इसलिए वैल्यू जो है कम होती जा रही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है ये बहुत ही छोटी टर्म है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास बचता है सिर्फ ये। यहाँ पर अब मैं इसको ओमेगा ना लिख के यही लिख रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। ठीक है, वाइब्रेशनल वेव नंबर के केस में ये दिया हुआ है। तो अब इसमें देखो, अगर हमें निकालने हो फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड हार्मोनिक के केस में, अब क्या होता है, तीन तरह की हम चीजें पढ़ते हैं। एक तो होती है फंडामेंटल वाइब्रेशंस, दूसरे होते हैं हमारे ओवरटोन्स, तीसरे होते हैं हमारे हॉट बेंड्स। तीन तरह के ट्रांजिशन यहाँ पर हमें दिखते हैं। ओके, फंडामेंटल वाइब्रेशन जब हमारा लेवल 0 to 1 होगा, या 1 to 2, 2 to 3, इस तरीके से लेवल्स होंगे। ओवरटोन्स जब हमारा V जो है वो 0 से स्टार्ट होकर के 1 में ना जाके डायरेक्ट 2 में जाएगा, या 3 में जाएगा, या 4 में जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। तो इसको हम फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे जब V 0 से डायरेक्टली 2 में जाएगा। सेकंड देंगे जब हमारा V डायरेक्टली 0 से 3 में जाएगा। थर्ड नाम देंगे जब हम V इक्वल टू 0 से डायरेक्ट 4 में इसको ट्रांजिट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि हमें थर्ड ओवरटोन के बारे में बताना है। थर्ड ओवरटोन के केस में क्या होगी, न्यू ऑब्जर्व बार की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि हमें V इक्वल टू 0 to 4 वाला ट्रांजिशन करके देखना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे एनर्जी में क्या था, V प्लस 1/2 होल स्क्वायर न्यू ई बार एक्स ई। इसको अभी हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं बट यहाँ पर नहीं करना है। अब जब हम यहाँ पर थर्ड ओवरटोन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर V इक्वल टू 0 to 4 वाले ट्रांजिशन होंगे, तो हमें यहाँ V की वैल्यू को पहले तो 4 रखना है, उसके बाद उसको माइनस करके फिर 0 रखना है, उसके बाद जो यहाँ पर इस वाली टर्म की वैल्यू आएगी। तो जो यहाँ पर फंडामेंटल वाइब्रेशन होते हैं, पहले अगर हम उनकी बात करें, अगर आप इसको पुट करोगे वैल्यू को तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको करने में। तो इनको लगातार एक लाइन से याद करने का तरीका होता है कि आपको सबसे पहले फंडामेंटल वाइब्रेशन की वैल्यू को याद रखना है, बस इसको याद रख लो। इसमें क्या होगा, जो आपका न्यू ई ऑब्जर्व होगा वो इज इक्वल टू होगा न्यू ई बार 1 माइनस 2x। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहे हैं तो फिर इसके न्यू ऑब्जर्व की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर आपको बस एक 2 लगा देना है और यहां पर आपको एक 3 लगा देना है। ठीक है, एक नंबर उससे आगे। इसी तरह अगर सेकंड ओवरटोन की बात कर रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पर 2 न्यू ई बार, सॉरी 2 नहीं 3 आ जाएगा इस बार, 1 माइनस 4x ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें ये करना है थर्ड ओवरटोन तो यहाँ 4 न्यू ई बार 1 माइनस
5x, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, हॉट बैंड्स की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर जो ये सेकंड ओवरटोन है ना, बस अगर यहाँ तक की वैल्यू को हम देख रहे हैं तो इसके लिए जो न्यू ऑब्जर्व आएगा वो ये आ जाएगा, बस ये 3 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस 4x ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनकी वैल्यूज होती हैं। तो या तो ये डायरेक्टली याद रख लो या फिर उस फॉर्मूले में आप इनको पुट करके देख लो, तो ये इस तरीके से आपकी सारी वैल्यूज आती हैं। अब क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, हॉट बैंड का की मैग्नीट्यूड की वैल्यू, फंडामेंटल वाइब्रेशन की, ओवरटोन्स की, किसी की भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको थर्ड ओवरटोन की पूछ ली। अच्छा, ये जो ओवरटोन्स, अच्छा ये हॉट बैंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे, जो v=0 से स्टार्ट नहीं होते, ये हमारे उससे ऊपर वाले लेवल से स्टार्ट होते हैं हमेशा। हॉट बैंड्स है ना, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होगा, जिस केस में भी टेम्परेचर हाई होगा तो वहां पर ट्रांजिशन होगा, यानी ग्राउंड स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो कम होगी, टेम्परेचर रेज होगा तो फिर वो पॉपुलेशन थोड़ी एक्साइटेड स्टेट्स में जाएगी, यानी कि कभी भी 0 से ट्रांजिशन स्टार्ट नहीं होगी इन केस ऑफ हॉट बैंड्स, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन होंगे किसी भी 0 ग्राउंड स्टेट के अलावा किसी भी उससे स्टार्ट हो सकते हैं, तो 1 से 2 वाले ट्रांजिशन यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस तरीके से तीनों ट्रांजिशन दिखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हॉट बैंड्स तो टेम्परेचर के केस में होंगे, फंडामेंटल वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, यही हमारे इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी के होते हैं। ओवरटोन्स जो होते हैं वो बहुत ही लो इंटेंसिटी के होते हैं, जितने ज्यादा ओवरटोन्स होंगे उतने ही कम इंटेंसिटी के, यानी कि जो थर्ड ओवरटोन होता है यहाँ पूछ जरूर लिया है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है ना, मतलब इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, राइट। तो यहाँ पर आपको पूछा है तो चलो बताना तो पड़ेगा, ये मैग्नीट्यूड इसका हमें बताना है। तो क्वेश्चन देखो अब कैसे करना है। यहाँ पर आपको न्यू ऑब्जर्व की वैल्यू दी है क्या, देखो ये वाली वैल्यू तो गिवन है, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ भी सेम रहने वाली है, तो यानी हमारे पास ये वाली वैल्यू तो है 5 to 9.4 पर सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ पर वाइब्रेशनल वेव नंबर की वैल्यू भी गिवन है, तो यानी हमें यहाँ पर ये इंटू 536.2 ये भी गिवन है, 1 माइनस 5x। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, सॉरी, ये जो ऑब्जर्व वैल्यू है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, यानी ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है उनकी वैल्यू है, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है ना, ये वाली वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, हमें ये दी नहीं है। ये जो वाइब्रेशनल वेव नंबर है ये सेम रहने वाला है दोनों केसेस में, ठीक है, लेकिन ये जो ऑब्जर्व वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की ये फंडामेंटल वाली की है। तो हमें यहाँ पर दो चीजें देखो अननोन है, एक्सी भी है और हमारे पास ये न्यू ऑब्जर्व भी नहीं है, तो हमें कैसे करना है, हमें अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट की तो हम ये निकाल पाएंगे। तो ये एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट कहाँ से आएगा, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल की दोनों चीजें गिवन है, तो यहाँ से हम इसको निकाल लें अगर तो हो जाएगा। एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट है, वो चीज कांस्टेंट है, सबके लिए सेम रहने वाली है, तो यहाँ से आप निकालो और यहाँ पे पुट करो। तो हम यहाँ पर न्यू ऑब्जर्व की वैल्यू अब यहाँ पर पुट करते हैं, ये वाली 529.4 इज इक्वल टू 536.2 1 माइनस 2x। ठीक है, यहाँ से जब आप इस x को सॉल्व कर लोगे तो क्या आंसर आएगा 0.00634, इसके अराउंड कुछ आंसर यहाँ पर आएगा एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट के लिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर न्यू ऑब्जर्व वैल्यू निकालनी है, x की हमें यहाँ से पता चल गई, तो बस इसको पुट कर दो यहाँ पर 536.2 1 माइनस 5 इंटू 0.00634। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे 5 को मल्टीप्लाई करो, 1 से माइनस करो और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2076.8 पर सेंटीमीटर। ओके, काफी बड़ा हो गया और कंफ्यूजन हो गया होगा, तो इसको एक बार और देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि जो हमारा एनहार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसके केस में ये तीन चीजें आती हैं। तो जो मोस्टली क्वेश्चन आएंगे एनहार्मोनिसिटी ऑसिलेटर के केस में वो इसी तरह के आते हैं कि आपको कभी ओवरटोन्स पूछ लेते हैं, कभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं, कभी हॉट बैंड्स की वैल्यू पूछ लेते हैं, तो उनके ट्रांजिशन के आपको फ्रीक्वेंसी पूछते हैं ज्यादातर।
तो इनकी आपको पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर ये पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशन हो रहा है, और फिर इसके फॉर्मूले की जो एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें आपको पुट करके इसको निकालना होता है। तो इससे बेटर है आप इनको डायरेक्टली याद रख लो एक लाइन से, तो ये याद रख लो, बाकी के तो आप इस तरह कर ही लोगे सारे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर क्या किया, ध्यान से ये देखना था कि ये जो वैल्यू है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है और ये वाइब्रेशनल वेव नंबर की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इस वाले केस में इसको पुट करके एक्सी की वैल्यू मिल सकती है, तो हमने यहाँ पर इसको पुट किया। इसकी वैल्यू मिलने के बाद हमने फिर इस फॉर्मूले में इसको पुट किया और थर्ड ओवरटोन की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर कैलकुलेटर मिलता है तो उसमें फिर ये इजी हो जाती है, ठीक है। इसको हम थोड़ा और शॉर्ट में अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कैसे, इस न्यू ऑब्जर्व की वैल्यू आपको पता है ये है, इस वाले की वैल्यू आप पुट मत करो अभी, सिर्फ आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2xc और ये, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या वैल्यू थी इसकी, अब पुट कर दो, इसको कर ही देते हैं, इसको एक काम करते हैं यहाँ पर ना, जो ये था 536.2 इसको कर देते हैं, लेकिन अंदर की साइड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक जगह तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, दूसरी चीज जो हमने यहाँ पर किया इसमें वैल्यू पुट नहीं की, इसकी वैल्यू सिर्फ एक ही जगह पुट की, दूसरी जगह नहीं। तो हमने क्या किया, इसको इस साइड ले आए, न्यू ई बार एक्सी इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कर दिया 529.4, यहाँ 2 भी है ना, 6.8 आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 3.4। तो यहाँ से इस न्यू बार और एक्सी इन दोनों की वैल्यू आई है ये 3.4। तो हमने एक्सी की यहाँ निकाल के इसकी निकाल दी, ठीक है। उसमें करने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, कहीं उसको डिवाइड करना पड़ रहा था, कहीं कुछ, तो हमने सिंपल इसको ऐसे कर दिया, ओके। अब इस वाले की वैल्यू आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। ये जो 4 न्यू ई बार है ना, इसको हम यहाँ तो सही है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -5 × 4 20, और न्यू ई बार एक्सी की वैल्यू अब आ जाएगी 3.4। अब थोड़ा इजी हो जाएगा करना इसको, अब कोई डिवाइड नहीं करना, इसको डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ पर, और फिर इसको माइनस कर दो, फिर इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या तो इसकी वैल्यू निकाल दो दोनों की, या फिर सिंपल एक्सी की वैल्यू फाइंड करके। आई होप समझ आया होगा। ये नहीं आया है तो बताना कमेंट में कि समझ नहीं आ रहा है, दोबारा समझा दूंगी। वैसे इसमें कुछ इतना है नहीं, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं, इजी है करना। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। 13p NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 13 कैसे हो गया, 31 होगा ना, NMR स्पेक्ट्रम ऑफ P4S3 कंसिस्ट ऑफ। हमें ये बताना है कि ये जो P4S3 है, इसमें जो ये फॉस्फोरस है उसमें किस तरह की पीक्स आएंगी, 2 डबलेट ऑफ ट्रिपलेट्स आएंगी, या ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, या डबलेट एंड ए क्वार्टेट। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फॉस्फोरस हैं ये कितने टाइप के हैं, क्या ये इक्विवेलेंट हैं या फिर डिफरेंट टाइप के हैं। ये कैसे पता चलेगा, अगर हमें इसकी स्ट्रक्चर पता चल जाए तो। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, इस टाइप से होती है, यानी कि जो फॉस्फोरस है ऊपर की साइड, इससे फिर तीनों सल्फर अटैच है और फिर उनसे ये तीनों फॉस्फोरस इस तरीके से अटैच है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और इसमें P4S3 की कभी स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, कभी इसमें इसके जो NMR स्पेक्ट्रम, इसकी पीक्स पूछ ली जाती है, कितनी आएंगी, कितने तरह के फॉस्फोरस हैं, तो ये घुमा फिरा के आता रहता है। तो इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाती है, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉस्फोरस देख लें कितने टाइप के हैं, उसके बाद ही हम इसको कर पाएंगे। तो देखो,
यहाँ पर फॉस्फोरस है जो कि हमारे 3 सल्फर से अटैच है, ठीक है। ये वाला फॉस्फोरस जो है वो 2 फॉस्फोरस से और 1 सल्फर से अटैच है। इसका मतलब ये वाला तो डिफरेंट हो गया और ये वाला डिफरेंट हो गया। ये फॉस्फोरस हमारे 2 फॉस्फोरस और 1 सल्फर से अटैच है और सिमिलरली ये फॉस्फोरस भी 2 फॉस्फोरस और 1 सल्फर से अटैच है। देख लो सबके 3-3 बॉन्ड है, यानी ये जो तीनों हैं ये तो एक तरह के हैं। इनको बी नाम दे दिया कि ये जो है हमारे वो एक ही तरह के हैं और ये जो है डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि ये तीनों सल्फर से अटैच है, फॉस्फोरस से नहीं है। यहाँ पर जो भी बॉन्ड देखोगे आप, हर फॉस्फोरस का 2 फॉस्फोरस और 1 सल्फर के साथ बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए ये इक्वल हो गए, यानी यहाँ पर हमें 2 तरह की पीक्स देखने को मिलेगी, ये तो श्योर है, ठीक है। अब वो किस तरीके की होंगी वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 100% अबंडेंस, यानी कि ये जो है हमारी पक्का ये जो न्यूक्लियाई है यहाँ पर एक्टिव न्यूक्लियाई है, 100% अबंडेंस है। तो यहाँ पर अगर हम 2Ni+1 की बात करते हैं जिससे हमें नंबर ऑफ पीक्स का पता चलता है, तो ये 2 तरह की, क्योंकि यहाँ फॉस्फोरस है तो 2 तरह की न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट है, N1 N2, ठीक है। 2 तरह के न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि एक तो हमारा होगा जिसमें N की वैल्यू जो है क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि एक फॉस्फोरस है ऐसा। और दूसरे न्यूक्लियाई कौन से हैं फॉस्फोरस, जो 3 है इस तरह के, तो जो N2 है वो क्या होगा हमारा 3 होगा। I की वैल्यू 1/2 ही रहने वाली है दोनों केस में, क्योंकि दोनों ही एक्टिव है हमारे। तो अगर हम इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या आता है 2 का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक डबलेट आया है, ठीक है। यहां पर अगर 3 वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आएगा 4, मतलब क्वार्टेट। तो बस आ गया आंसर, ए डबलेट एंड अ क्वार्टेट, यही तो हमें बताना था। इतना सिंपल था, इसमें हमें क्या करना था, सिर्फ स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए था। स्ट्रक्चर पता करने के बाद हमें देखना था कि जो फॉस्फोरस हैं कितने टाइप के यहाँ पर प्रेजेंट हैं। जितने टाइप के प्रेजेंट होंगे उतनी ही पीक्स मिलेगी। 2 टाइप के फॉस्फोरस प्रेजेंट है, अब उन दोनों में ये देख लो कि कितने कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो पी के केस में एक जो ए का केस है उसमें तो हमारा सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई है, फॉस्फोरस एक ही है। इस वाले केस में जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, टोटल 3 है, 3 फॉस्फोरस हैं एक जैसे। तो इनको बस हमने यहाँ पर n की जगह पुट किया है और उससे हमारे 2 4 वैल्यू आई है, दैट मीन्स डबलेट एंड अ क्वार्टेट, ठीक है। इजी था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थे जो हमारे लास्ट ईयर आए हुए थे। 1-2 और होगा शायद, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल के लिए तो इतना ही है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, इसी टाइप से मिलते जुलते क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। इनमें कुछ और चीजें इंक्लूड कर देंगे, कुछ और एक्स्ट्रा इसमें आपको घुमा फिरा के दे देंगे, बाकी आता यही सब चीजें हैं, ठीक है। तो इनसे आपको आइडिया होगा क्वेश्चन से किस तरीके से हमें तैयारी करनी है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।